आप जब क्षेत्र में अपने जाएंगे, मकान को आपको सूचीकरण करना है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, जाएंगे और फिर मार्कर पेन से भवन नंबर या जनगणना मकान नंबर अंकित करेंगे। भवन नंबर या जनगणना मकान नंबर अंकित करेंगे। तो भवन क्या होगा, एक सवाल ये होगा कि भवन, ठीक। दूसरा है जनगणना भवन, ठीक। तो भवन जो है वह है एक एकल संरचना होती है, यह संभव है कि उसकी इकाइयों को अनेक उपयोग में लाया जाए। इसे एक एकल संरचना होगी, संभव है कि उसकी इकाई है। छोटे मान लीजिए हम किसी घर में पहुंचते हैं और उसमें उसका कुछ भाग जो है वो रहने के लिए प्रयोग किया जाता है और कुछ भाग जो है वो दुकान के लिए प्रयोग किया जाता है, कुछ ब्यूटी पार्लर के लिए प्रयोग किया जाता है। तो उस पूरी एक एकल संरचना को हम क्या कहेंगे, भवन कहेंगे। जो एकल संरचना होगी, एकल संरचना, वो कहलाएगी भवन। समझ में आया? एकल संरचना, पूरी एक एकल संरचना है उसको हम भवन कहेंगे। दूसरा जनगणना मकान नंबर, उसमें क्या होगा, मान लीजिए कि इसी भवन में एक पार्ट उसका है जहां आवास के लिए है और दूसरा पार्ट वही है जहां क्या है, वो किसी दुकान के लिए या किसी कमर्शियल पर्पज के लिए, या उसमें एक में दूसरा परिवार रह रहा है और दूसरे में दूसरा परिवार है। तो उसको हम क्या कहेंगे, जनगणना मकान नंबर कहेंगे। जैसे मान लीजिए भवन पहला है, पहले भवन में कितने, 2 परिवार रह रहे हैं अगर, तो इसको 1 और ब्रैकेट में 2 लिख देंगे मार्कर पेन से। इसका मतलब यह हो गया कि भवन एक है, एकल जो इकाई है, यूनिट है, वो एक है और उसमें 2 परिवार निवास कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर 3 निवास कर रहे हैं तो आप 3 करेंगे, 4 निवास कर रहे हैं तो आप 4 करेंगे। उसके बाद जैसे हम एक चर्चा बार बार हो रहा है कि परिवार, तो परिवार क्या होता है, परिवार उस इकाई को कहते हैं जनगणना के संदर्भ में कि जिसमें मान लीजिए एक ही अगर किसी रसोइया से कुछ लोग भोजन को साझा कर रहे हैं तो वो एक परिवार के सदस्य हुए। अब उसमें अगर ऐसा हो रहा है कि एक रसोइया से भोजन को साझा कर रहे हैं तो परिवार के सदस्य हो गए। तो इसमें भी 3 सवाल है। एक तो यह है कि सामान्य परिवार होगा, दूसरा संस्थागत होगा और तीसरा बेघर होगा। यहीं से हम देखें सामान्य परिवार, मान्य परिवार और दूसरा है संस्थागत परिवार और तीसरा है बेघर। बेघर को आपको भी गिनना भी नहीं है, बेघर ये आपको द्वितीय चरण में जाएगा। किसमें जाएगा, द्वितीय चरण। लेकिन हम जान लेते हैं तो सामान्य परिवार जैसे एक रसोई का भोजन साझा करते हैं, संबंधी भी हो सकते हैं और असंबंधी भी हो सकते हैं। संबंधी और असंबंधी कैसे, जैसे मान लीजिए कि आपके घर का भोजन एक रसोई में बन रहा है और उसी रसोई से आपके यहाँ का कोई कार्यकर्ता है, काम करता है, वो भी साझा कर रहा है और परिवार के साथ रह रहा है, तो वो भी क्या होगा, उसी परिवार का सदस्य माना जाएगा। कहने मतलब संबंधी भी होगा, वो भी उसी परिवार का सदस्य होगा, अगर असंबंधी है वो भी रसोइया से भोजन साझा कर रहा है तो उसी परिवार का सदस्य होगा। दूसरा है संस्थागत परिवार। अब संस्थागत परिवार जैसे कोई विद्यालय हो गया, वहाँ लोग रह रहे हैं, मान लीजिए कोई वृद्धाश्रम हो गया, वहाँ लोग रह रहे हैं, तो वो भी क्या है, एक ही रसोइया से लोग भोजन शेयर कर रहे हैं, तो है तो असंबंधित ना, लोग अलग अलग जगहों से आए हैं।
ठीक है। तो ऐसे परिवार को क्या कहेंगे? संस्थागत परिवार। बेघर वो होते हैं जो फुटपाथ पे रहते हैं, ठीक। तो ये 3 परिवार हो गए, सामान्य परिवार, संस्थागत परिवार और बेघर परिवार, जिसमें कि हमने आपको बताया कि बेघर फैमिली को आपको द्वितीय चरण में गिनना है, अभी इसका कोई मतलब नहीं, ठीक। उसके बाद एक समस्या और जो आ रही है, जो कि आज लोगों ने फोन से अवगत कराया। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने वीडियो देखा और उसमें बहुत सारा प्यार दिया, और आप लोगों ने फोन से हमको अवगत भी कराया, जिससे हमें ये वीडियो दूसरा बनाने की प्रेरणा मिलती है। उसमें तमाम समस्याएं, जैसे परिसर है, परिसर ये जरूरी नहीं है कि उसके लिए कोई एक बाउंड्री हो, ये परिसर नहीं है। मान लीजिए कोई साझे की जमीन है, वो भी एक परिसर का हो। जैसे मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स है और उसमें लोग रह रहे हैं, भवन एक है, जनगणना मकान अलग अलग है, तो उसका एक अपना परिसर हो गया, इसको हम क्या कहते हैं? परिसर कहते हैं। और भवन जनगणना मकान आप पढ़ चुके हैं, परिवार आप पढ़ेंगे, ठीक। धन्यवाद, आप जो है अवगत हो और अपने जनगणना कार्य को